नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आम आदमी को मई के महीने में महंगाई के मोर्चे पर मामूली राहत मिली है। खाने पीने के सामान से लेकर अगर हम दीगर चीज़ों पर नज़र डालें तो काफ़ी इसमें सहूलत मिली है। खासकर फ्यूल और बिजली की महंगाई कम होने से महंगाई की शरह घटी है। कपड़े और जूते की महंगाई में भी मामूली कमी आई है। इन सभी का सीधा असर मई की महंगाई की शरह पर देखने को मिला। पीर के रोज जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI पर मबनी रिटेल महंगाई दर महंगाई मई के महीने में घटकर 7.04% हो गई। 7.04%। एक साल पहले मई 2021 में ये 6.30% थी। जबकि होलसेल महंगाई की दर 8.38% से घटकर 7.97% हो गई है। हालांकि ये लगातार पांचवा महीना है जब महंगाई की शरह RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही। जनवरी 2022 में रिटेल महंगाई की शरह 6.01%, 6.01%, फरवरी में 6.07%, मार्च में 6.95% और अप्रैल में ये 7.79% दर्ज की गई थी। नेशनल हेराल्ड केस में पीर के रोज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस MP राहुल गांधी से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे लंच ब्रेक हुआ और राहुल गांधी सीधे सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ प्रियंका गांधी भी थी। करीब 40 मिनट बाद राहुल गांधी वापस ED के दफ्तर लौटे। उनसे पूछताछ शाम तक लगातार जारी रही। इससे पहले राहुल गांधी सुबह पूरे दमखम के साथ ED दफ्तर आए। ED के अफसरों ने उनसे 50 से ज्यादा सवाल किए। इससे पहले कांग्रेस ने इस कार्रवाई की जमकर मुखालिफत की थी। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी पीर के रोज पूछगछ के लिए जारी किए गए नोटिस पर अमल करते हुए कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी, आला रहनुमा और अरकान उनके साथ मौजूद थे। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर पर ज्यादा लोगों को जमा होने से रोकने के लिए 24 अकबर रोड यानी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के दफ्तर की जानिब जाने वाली तमाम सड़कों को बंद कर दिया था। जराये के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ 200 लोगों को जाने की इजाजत दी थी और उनकी फेरिस्त उनके पास थी, जिसको देखकर ही वो लोगों को अंदर जाने दे रहे थे। कांग्रेस के बहुत से अरकान बहुत पहले ही 24 अकबर रोड पहुंच गए थे, जबकि सीनियर रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका के आने तक वहां वो पहुंचे रहे। कांग्रेस के सीनियर कायदीन में राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल के अलावा KC वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी, दीपेंद्र हुड्डा, इमरान प्रतापगढ़ी, अनिल चौधरी, नासिर हुसैन, सुरजेवाला, रोहिन गुप्ता, पवन खेड़ा और दीगर कायदीन मौजूद थे। राहुल गांधी के साथ जाने वाले कई कारकुनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिसमें कांग्रेस की आला क़यादत भी शामिल है। कबल अज़ीम कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में सुबह से ही जबरदस्त चहल पहल नजर आ रही थी और वहां मौजूद लोगों में सख्त गम और गुस्सा था। एक जानिब जहां सेवा दल के लोग हुकूमत के खिलाफ और राहुल गांधी के हक में नारेबाजी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूथ कांग्रेस के BV श्रीनिवास एक अलामती पिंजरा लेकर आए थे, जिसमें वो दिखाना चाहते थे कि किस तरह ED और CBI इस पिंजरे में है।
इस मौके पर दिग्विजय सिंह का कहना था कि हुकूमत ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी को ईडी के जरिए समन कराना सियासी दुश्मनी की इंतहा है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है और मुल्क को आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी और कामयाबी हासिल करेगी। वहीं राज्यसभा के नौ मुंतखब रुकन इमरान प्रतापगढ़ी जो शुरू से ही 24 अकबर रोड पर नजर आ रहे थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांधी जी के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है और वो किसी ईडी वगैरह से डरने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी की अपनी जद्दोजहद यानी सत्याग्रह में हिस्सा लिया और अंग्रेज जो पुलिस की आड़ लेते थे उनको मुल्क से निकाला और मुल्क को आज़ाद कराया। आप अभी आ जाएंगे यार, मुंह पे मत मारो। इनका फांसी का चेहरा सामने आ गया है। अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च हो रहा है, एक सिंबॉलिक बताने के लिए कि आप अरे यार थोड़ा नीचे कर लो भाई, नीचे। ईडी का दुरुपयोग कर रहे हो, उसके खिलाफ में मार्च कर रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत थी? उल्लू रोक दिया गया, चारों ओर से घेरेबंदी कर रही है। आज से भी फैम हो गए हैं। आम जनता क्या सोच रही होगी? बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस राजनीति ट्रेंड कर रही है। कौन सा आरोप लगा है? राजनीति ट्रेंड कर रही है। आरोपी राजनीतिक से ग्रसित है। कोर्ट में केस चल रहा है। ईडी का भी में आगे पीछे में पूरे देश में ईडी की छापे पड़ रहे हैं। क्या चुनाव होता है? CBI इनकम में ईडी आ गई है। अरे यार कब तक चलेगा देश के अंदर? देश भर जानना चाहते हैं मोदी। ईडी के पूछताछ क्या सत्य प्रदर्शन क्यों हो रही है? सर ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं कांग्रेस का भ्रष्टाचार करने वाले स्वतंत्र बैठे हुए हैं। ऐसा करप्शन हमने 40 साल में कभी नहीं देखा। आज जो करप्शन हो रहा है देश के अंदर। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आज से गांधीयाई सत्याग्रह दोबारा शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गुज़िश्ता 8 साल से इंडियन नेशनल कांग्रेस को झुकाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस का हर लीडर और कारकुन आम आदमी, मुतवस्सित तबके, गरीब और दलित की आवाज़ बुलंद करने के अपने फर्ज पर डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत के सिपाही और आइन के मुहाफिज हैं। हम ना डरेंगे और ना झुकेंगे और बीजेपी के हर हरबे को नाकाम बना देंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस सत्याग्रह से मोदी सरकार की चूलें हिल गई हैं। श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में शांति प्रिय व गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह की मार्च तो निकलेगी ही। न इसे अंग्रेज दबा पाए, न हमें अंग्रेज दबा पाए और न अंग्रेजों के उस समय के मुखबिर और आज की सत्ता के हुक्मरान दबा पाएंगे। हम दृढ़ता से शांति प्रिय और गांधीवादी तरीके से बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ईडी तक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल मार्च करके जाएंगे। उनकी झूठ की अदालत में सत्य की बिसात पर आधारित हर सवाल का जवाब देंगे। यही हमारा संकल्प है और यही गांधी का रास्ता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को झुकाने के लिए, हमारे नेतृत्व को झुकाने के लिए 8 साल से मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन श्री राहुल गांधी और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, हर नेता, देश के साधारण व्यक्ति, देश के वंचित, देश के शोषित, देश के गरीब, देश के दलित, उनकी आवाज उठाने के अपने कर्तव्य पर अडिग है और अडिग रहेंगे। हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। मैं फिर दोहराता हूं, हम लोकतंत्र के सिपाही हैं और संविधान के रखवाले हैं। हम ना डरेंगे, ना दबेंगे, ना झुकेंगे, केवल चलते जाएंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और हर भाजपाई हथकंडे को विफल कर दम लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 136 साल से इस देश के हर व्यक्ति की आवाज है। हम उस गांधी के वंशज हैं
जिन्होंने निहत्थे रहकर देश की जनता की। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने पीर के रोज दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने रियासत की कई स्कीम्स और नक्सल से मुतासरा जिलों में सिक्योरिटी को लेकर बातचीत की। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से राहुल गांधी के समन पर कांग्रेस के मुजाहरे को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्रैक्टिस और ये कांग्रेस के लिए पुरानी आदत है कि पहले गड़बड़ करो और फिर जांच एजेंसियों पर दबाव बनाओ। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि अगर कोई गड़बड़ नहीं की तो फिर राहुल गांधी और कांग्रेस को डर किस बात का है। उन्होंने ईडी के समन को उन्हें ईडी के सामने सच बताना चाहिए। मध्य प्रदेश में नई सहकारिता नीति हम बना रहे हैं और हमने व्यापक पैमाने पर विचार विमर्श किया नीति आयोग के साथ, विशेषज्ञों के साथ। सहकारिता के क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में कैसे सहकारिता के माध्यम से हम लोगों की आय बढ़े, उनको संगठित करें, नए नए क्षेत्रों में सहकारिता के माध्यम से हम जाएं। इसके लिए हमने बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बनाई है। आज उस पॉलिसी का ड्राफ्ट मैंने माननीय गृह मंत्री जी जो सहकारिता मंत्री भी हैं उनको मैंने भेंट किया है। उस ड्राफ्ट पे चर्चा करने के बाद मैंने आग्रह किया है कि माननीय अमित शाह जी भोपाल पधारें, हम एक सहकारिता सम्मेलन करेंगे और उसी में नई सहकारिता नीति हम अपनी जारी करेंगे। एक मेरी चर्चा हुई मध्य प्रदेश में नक्सल गतिविधियों के बारे में, क्योंकि मध्य प्रदेश के 3 जिले, एक बालाघाट, दूसरा मंडला और तीसरा डिंडोरी, ये नक्सल प्रभावित जिले हैं। नक्सल वाद को हमने सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में रोका है, लेकिन पूरी मैंने जो अभी गतिविधियां हैं, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में दबाव बनता तो मध्य प्रदेश की तरफ आने का प्रयास करते हैं। पिछले दिनों मुठभेड़ें भी हुई है और मारे भी गए हैं नक्सल, लेकिन जो स्थिति उसकी मैंने जानकारी दी और हमने आग्रह किया कि कान्हा के जो इलाका है बालाघाट के क्षेत्र में और बटालियनों की सीआरपीएफ की जरूरत है। हमने आग्रह किया है, हमारी हार्ट फोर्स काम कर रही है, सीआरपीएफ की बटालियन और भी जाए, नक्सलाइट थाने और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि परिवार पर एलिगेशन और पार्टी का एजिटेशन इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और करप्शन का कितना गहरा रिश्ता है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में कांग्रेस के साबिक नायब सदर राहुल गांधी की पेशी के दौरान कांग्रेस के कायदीन और पार्टी कारकुनों की सड़कों पर हंगामा आरई के सिलसिले में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नकवी ने आज नई दिल्ली में सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि बदउनवानी के खिलाफ तो मुल्क ने सत्याग्रह देखा है, लेकिन कांग्रेस का ऐसा सियासी कल्चर मुल्क पहली बार देख रहा है जिसमें बदउनवानी की हिमायत में एजिटेशन किया जा रहा है। नकवी ने कहा कि बदउनवानी की जांच से पहले और जांच के दौरान बदउनवानी की हिमायत में सड़कों पर हंगामा आरई कांग्रेस की चोरी और सीनाजोरी की मिसाल को तक़वियत पहुंचाता है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से आज तलब किए जाने के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये एहतजाज जमहूरियत नहीं बल्कि गांधी खानदान के 2000 करोड़ रुपए के असासों को बचाने की कोशिश है। स्मृति ईरानी ने पार्टी के मरकजी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो जमानत पर हैं उन्होंने ऐलान किया कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि हमारी करप्शन पकड़ी गई है। एक तफ्तीशी एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस के सीनियर कायदीन को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया। उन्होंने सवाल किया कि एक तहकीकाती एजेंसी पर खुलेआम दबाव बनाने की कांग्रेस की इस हिकमत अमली को क्या नाम दिया जाए। देश की राजधानी में भ्रष्टाचार के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आज मैदान में उतरी है। जिन्होंने न्योता दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, उस परिवार के बारे में आज आपके सम्मुख कुछ प्रश्न रखना चाहती हूं, कुछ बातें रखना चाहती हूं। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो क्योंकि
हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ऊपर दबाव डालना खुलेआम कांग्रेस की इस रणनीति को आप क्या नाम देंगे? भ्रष्टाचार के किन मुद्दों पर राहुल गांधी को तलब किया गया है, उन पर थोड़ा विचार करें। एक ऐसी कंपनी 1930 के दशक में गठित होती है जिसका काम है अखबार का प्रकाशन। उस कंपनी का नाम एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उस वक्त जिसके शेयर होल्डर थे 5000 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी और जिस पर अब कब्जा है गांधी खानदान का। जिस अखबार के प्रकाशन के लिए स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर सुनिश्चित की गए, उसकी शेयर होल्डिंग एक परिवार को इसलिए दी गई ताकि वो अखबार का। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हाइब्रिड खतरा से निपटने के लिए सिविल इंतजामिया और मुसल्लह अफवाज के दरमियान तालमेल और इश्तिराक की बहुत ज़रूरत है और उसके बगैर बहैसियत कौम खतरात और चैलेंजों का जवाब देना मुश्किल है। पीर को मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में 28वें मुश्तरका सिविल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि हुकूमत पुराने नजरिए को पीछे छोड़कर नए विजन से इश्तिराक यानी मिलजुल कर काम करने की सिमत में बढ़ रही है। नतीजतन माशरे के हर तबके को तरक्की के समरात मिल रहे हैं। यूनिटी और वननेस, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। आइसोलेशन में किसी काम को करने की कोशिश मत करो, यह बराबर उनका कहना। जय जवान जय किसान का जो नारा उन्होंने दिया था, मैं समझता हूं कि इसके पीछे भी उनका मंशा जो उनकी थी, उनका जो मंतव्य था, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एकता की भावना को प्रचारित करना और उनके अंदर एकता की भावना को पैदा करना, यही उद्देश्य था। मैं इस एकेडमी को मैं मानता हूं गुड गवर्नेंस का यह एक तीर्थ है, बिल्कुल है। और आप सब ट्रेनिंग लेने के लिए यही से एकेडमी में आते हैं कि मानिए कि आप किसी एकेडमी, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बैठे हैं, बल्कि किसी आप तीर्थ स्थान पर यहां पर बैठे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की भविष्य में आपको जिम्मेदारी का निर्वाह करना है, बस सेवा का काम है, जनता की सेवा का काम है, देश की सेवा का काम है। सेवा के काम के लिए समर्पण भी होना चाहिए और समर्पण उसी के अंदर होगा जिसके अंदर देवत्व की भावना होगी। और ज्वाइंट सिविल मिलिट्री, मैंने सिविल और मिलिट्री इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हम चाहते हैं, ज्वाइंटनेस चाहते हैं, तो इसके लिए बड़ा ही मन हमारा होना चाहिए। और मेरी जानकारी है कि इस प्रोग्राम के अतिरिक्त भी संस्था ने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से पिछले कई दशकों में जो देश को सेवाएं की हैं, लेकिन ये तुलना करने के लिए मैं कह सकता हूं अनपैरेलल है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार की आपने सेवाएं की और हमारे देश की अर्थव्यवस्था का, हमारे देश की व्यवस्था का ये स्टील फ्रेम कहे जाने वाले सिविल सेवा अधिकारियों की नर्चरिंग के माध्यम से यह एकेडमी पूरे देश की व्यवस्था की भी नर्चरिंग करता है, यूनिटी और वननेस। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की मरकजी हुकूमत पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर वक्त रहते एमएसपी पर कानून नहीं बनाया गया तो मुल्क में किसानों और हुकूमत के बीच भयंकर लड़ाई होगी। मैं खुद अपना इस्तीफा जेब में लेकर घूमता हूँ, किसानों के लिए 4 महीने बाद मैदान में उतर जाऊंगा। इन्होंने इतवार के रोज जयपुर में राष्ट्रीय जाट संसद में
खिताब किया था। मलिक ने अंबानी अडानी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बोला कि अडानी ने किसानों की फसल सस्ते दाम पर खरीदने और महंगे दामों पर बेचने के लिए पानीपत में बड़ा गोदाम बनाया है। अडानी का ऐसा गोदाम उखाड़ फेंकना चाहिए। वो जिंदा नहीं बचा, ये मुझे मारेंगे। उनको ये इल्हाम था और वही हुआ। फिर जनरल वैद्य मारा गया। तो मैंने कहा साहब ये छेड़ने की चीज नहीं है, पहले इनके बारे में जानकारी कर लो, फिर आप तय करो क्या करना। और ये हमारे वाले ये तो छठे महीने लाल किले पे जा चढ़ते थे, कभी आगरा में जा चढ़ते थे, कभी दरवाजे, कभी दरवाजा फाड़ लेते थे, कभी कब्र फाड़ देते थे। इनसे भी नहीं लड़ा जाता। तो इनको ले दे के निपटाओ तो आपके हक में रहेगी वो बात। खैर उस दिन वो उनकी बात समझ में नहीं आई, कुछ दिन बाद आई, देर आए दुरुस्त आए। फिर उन्होंने वही किया जो मैं कह रहा था उनसे, और माफी मांग के कहा कि मैं माफी चाहता हूं और मैं इन 4 कानूनों को वापस लेता हूं। अभी एमएसपी का मामला रुका हुआ है और मैं यहां प्रेस हो तो उसके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं सरकार को कि आंदोलन खत्म नहीं हुआ, धरना खत्म हुआ है। अगर एमएसपी का कानून नहीं बना तो बहुत भयानक लड़ाई देश में होगी किसानों की सरकार के साथ। और मेरे तो 4 महीने रह रहे हैं, मैं तो छोड़ के इसी में कूद पड़ूंगा। इस्तीफा मेरे हर वक्त साथ रहता है, वो मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मां के पेट से गवर्नर नहीं पैदा हुआ था। मैं तो लड़ते झगड़ते हो गया था इस लड़ाई में। और मैं आपको वैसे भी वादा करता हूं कि रिटायर होने के फौरन बाद मैं किसानों की लड़ाई में पूरी ताकत से कूदूंगा और पूरा देश घूमूंगा। अब एक चीज मैं आपको और जानकारी दिलाना चाहता हूं, खासतौर से राजस्थान के लोगों। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसा राहुल अब सिर्फ 3 फीट दूर रह गया है। राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने का काम जारी है। बीच बीच में चट्टान रुकावट बन रही है। इसे देखते हुए बिलासपुर से मशीन मंगवाई गई है। हालांकि राहुल की हिफाजत और मिट्टी धसकने के डर को देखते हुए काम की स्पीड कम है। इधर एक बार फिर से रस्सी लेकर भी एनडीआरएफ बच्चे को निकालने की कोशिश में है। बीच में खबर थी कि राहुल की हलचल कम हो गई है, लेकिन इंतजामिया ने कहा कि हम बच्चे को देख पा रहे हैं, वो सांस ले रहा है। रेस्क्यू के मद्देनजर मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से तैयारी और अलर्ट मोड में आ गया है। ऑक्सीजन मास्क के साथ ही स्ट्रेचर का इंतजाम भी किया गया है। मेडिकल स्टाफ की कोशिश है कि जैसे ही राहुल को बाहर लाया जाए वैसे ही उसका हेल्थ चेकअप किया जाए। हेल्थ चेकअप के बाद उसे फौरी ही एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल ले जाया जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। अब जबकि रेस्क्यू का काम जारी है, गड्ढे में पानी रिस रहा है जिसे बाल्टी से निकाला जा रहा है, मगर वो ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं है। इंतजामिया लगातार कोशिश कर रहा है कि राहुल को वहां से महफूज निकाला जाए। दिल्ली की राउज इवेंट्स कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के कायद और दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया। सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई कल यानी 14 जून को होगी। राजस्थान में एक बार फिर तहफ्फुज़ात की मांग को लेकर तहरीक शुरू हो चुकी है। अब माली, कुशवाहा, शाक्या, मौर्य समाज ने अलग से 12% तहफ्फुज़ात देने की मांग की है। समाज के सैकड़ों लोगों ने हाथों में लाठियां लेकर भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 को जाम कर दिया है। इधर भरतपुर की एक तंजीम ने पीर की सुबह 11 बजे से 24 घंटे के लिए 4 कस्बों में इंटरनेट बंद कर दिया है। इस कमेटी जो कि ये तहरीक चला रही है उसके कन्वीनर लक्ष्मण सिंह कुशवाहा ने कहा कि समाज के लोग कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तहफ्फुज़ात का डिमांड कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(4) में इंतजाम इसका किया गया है कि जो जातियां और जो पिछड़ी जातियां हैं उन्हें रियासती हुकूमत अपने सतह पर तहफ्फुज़ात दे सकती है। इसका मरकज से कोई मतलब नहीं है। आपके साथ नरेंद्र भाई आपके
पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए। इस बार फिरोजपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम ऑफिस की दीवार पर ये नारे लिखे गए। बैंड तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद इसको वायरल किया है। हालांकि इसका पता चलते ही पुलिस ने फौरी इस पर कार्रवाई की और पेंट लेकर इन दीवारों से नारों को मिटा दिया है। इस हरकत के बाद पंजाब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां हरकत में आ गई हैं। सुबह करीब 8:42 पर एसएफजे सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मीडिया वालों को जोड़कर ये वीडियो डाला। हालांकि पन्नू ने इससे डिप्टी कमिश्नर के घर या ऑफिस के बाहर लिखा हुआ बताया। जब इसकी जांच की गई तो ये डीआरएम ऑफिस के बाहर का लिखा हुआ मिला। एक रोज कबल मध्य प्रदेश हुकूमत पर मुलजिमान के हाथे बुलडोजर से मिसमार करने के ताल्लुक से हमलावर हो चुके कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज इस मामले में मरकज और उत्तर प्रदेश हुकूमत को निशाना बनाया। अपने सिलसिलावार ट्वीट्स में दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस को मकान गिराने की गैर कानूनी रिवायत की सख्ती से मुखालिफत करनी ही होगी। कसूरवारों को सजा दीजिए, लेकिन सजा पूरे खानदान को क्यों दी जा रही है। उन्होंने कहा कि क्या ये रिवायत आईनी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि क्या आप भगवान राम के सच्चे पैरोकार हैं? क्या आपने रामचरितमानस में महामुना तुलसीदास जी की ये सतरें नहीं पढ़ी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हलफ का एहतराम करते हुए रियासत को गैर जानिबदारी से चलाएं। इसी सिलसिले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी, योगी जी राम राज्य मंदिर बनाने से नहीं, राम जी के अमाल की पैरवी करने से आएगा। आइन की हलफ पर अमल करें। अटल जी ने आपको राजधर्म पर चलने की जो नसीहत की है उस पर अमल करें, वरना तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। पंजाब के गुलकार सिद्धू मूसावाला कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त करते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने सिद्धू मूसावाला के कत्ल केस के कलीदी मुलजिम शार्प शूटर संतोष यादव को आज सुबह गुजरात से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि यादव को गिरफ्तार करने के अलावा पुलिस ने मूसावाला कत्ल केस में उसके साथी को भी गिरफ्तार किया। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गुलकार सिद्धू के कत्ल केस में महाराष्ट्र के पुणे शहर के तार जुड़ने का इंकशाफ हुआ था। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की एक टीम ने भी गुज़िश्ता दिनों पुणे का दौरा किया था और मुश्तबा मुलजिमीन की मालूमात फराहम की थी। पंजाब पुलिस ने जाधव और उसके साथी सिद्धेश कामले और महाकाल की गिरफ्तारी के लिए कौमी सतह पर जाल बिछाया था। अमेठी के इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी फुर्सतगंज के ट्रेनी एयरक्राफ्ट की खैराना गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसे एक ट्रेनी पायलट अभय पाटिल उड़ा रहे थे। ट्रेनर के साथ बैठे अभय हादसे के बाद महफूज है, लेकिन ये फ्लाइट का अगला हिस्सा इसमें डैमेज हो चुका है। गुजरात के जामनगर शहर से एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया। यहाँ सड़क पर घूम रहे एक आवारा बैल ने एक बुजुर्ग का कत्ल कर दिया। ये वाकया पास ही एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बैल ने बुजुर्ग को तब तक कुचला जब तक वो बेदम नहीं हो गए। शदीद रूप से जख्मी बुजुर्ग की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। जामनगर शहर के चंडी बाजार इलाके में रहने वाले भरत भाई जेठालाल सामान लेने मार्केट जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर घूम रहे एक बैल ने उन पर हमला बोल दिया। बैल के सींग की मार से भरत भाई जमीन पर गिर गए। इसके बाद बैल ने उन्हें कई बार पैरों से कुचला और सींग मारा। भरत भाई के बेहोश होने के बाद ही बैल वहां से गया। भरत भाई को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। मध्य प्रदेश के सागर के नजदीक मझगुआ गांव में एक नौजवान ने चचेरी बहन की चिता पर लेटकर जान दे दी। पुलिस के मुताबिक 21 बरस की ज्योति की कुएं में गिरने से मौत हो गई थी। खबर मिल रही 430 किलोमीटर दूर धार से उसका 18 बरस का चचेरा भाई करण ठाकुर घर लौट आया। यहां सीधे वो शमशान घाट जाकर जलती चिता को प्रणाम कर उस पर लेट गया। आग में झुलसने से अस्पताल ले जाते वक्त उसकी भी मौत हो गई। 36 घंटे बाद अफराद खानदान ने इतवार की सुबह बहन की चिता के पास ही उसकी भी आखिरी रसूमात अंजाम दे दी। थाने बहरिया के अफसर प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।